लेक्चर में मैंने बताया था कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, याद है? सिस्टम तीन प्रकार के होते, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो सकता, क्लोज सिस्टम जिसमें मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में दो तरह का एनर्जी इंटरेक्शन होता है, या तो हीट के थ्रू या तो वर्क के थ्रू। बताए थे, आइदर थ्रू हीट और थ्रू वर्क। फिर हमने एग्जाम्पल किया था कि कौन सा सिस्टम ओपन है, कौन सा क्लोज्ड है, कौन सा आइसोलेटेड है। याद है ये सब? ये एक लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। फिर सिस्टम के प्रॉपर्टीज पे आए थे। प्रॉपर्टीज दो तरीके का होता, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। अगर सिस्टम को काट दिया जाए, काटने के बाद जो स्मॉल पार्ट मिलेगा उसका प्रॉपर्टी में अगर कोई चेंज आ गया तो वो प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव होगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता है ऑन सब डिवीजन ऑफ एनी सिस्टम। जैसे टेम्परेचर, अगर इस बोर्ड को सिस्टम माने तो टेम्परेचर वहां भी सेम है, यहां भी सेम है। बोर्ड को काट दोगे तो क्या टेम्परेचर चेंज हो जाएगा? नहीं। बोर्ड को लेकिन काट देंगे तो उसका मास जरूर चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम जरूर चेंज हो जाएगा, लेकिन डेंसिटी चेंज नहीं होगा। तो डेंसिटी क्या कहलाएगा? इंटेंसिव। टेम्परेचर इंटेंसिव, कॉन्सेंट्रेशन इंटेंसिव। ये एक लेक्चर हम लोग पहले कर चुके थे और उसके बाद हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट किए थे। तो जो लोग आज पहली बार आए हो वो उस एक लेक्चर को आप जेरॉक्स कर लीजिए। बहुत ही सिंपल सा लेक्चर था, कोई बहुत टफ चीज नहीं हम पढ़ाए, बिल्कुल थियरी था और कुछ नहीं था। हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना? आगे लिखो। हमेशा हम लोग सिस्टम जैसे ही बोलते हैं तो सिस्टम कैसे इमेजिन करना है? सिलेंडर पिस्टन वाला। समझ में आ रहा है? इसके अंदर एक हम डॉटेड लाइन बना दे रहे हैं, ये हमारे लिए क्या हो गया? सिस्टम हो गया। और जो भी बाहर चीज होगा उसको हम लोग बोलेंगे सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंजेस हो सकते, या तो हीट के फॉर्म में या तो वर्क के फॉर्म में। ज्यादातर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम आपके कोर्स में नहीं है, ये भी हम बता चुके थे, आइदर थ्रू हीट और थ्रू वर्क। अब इस सिस्टम के अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ज्यादातर इस सिस्टम के अंदर या तो एक गैस होगा, गैस कैन बी आइडियल, इट कैन बी रियल, उसे बोलेंगे गैसियस सिस्टम। या इस सिस्टम के अंदर में चल रहा होगा एक केमिकल रिएक्शन, जो हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री पढ़े, है कि नहीं? अगर इसको हम लोग अंदर में एक रिएक्शन अगर कराएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे रिएक्शन सिस्टम। तो रिएक्शन सिस्टम में डेल्टा एच और डेल्टा यू आप लोग पढ़ चुके हो, है कि नहीं? हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। खैर, मान लो हम कंसिडर करते हैं गैसियस सिस्टम। लेट अस कंसिडर गैसियस सिस्टम। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम? लिखिए आगे, स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम से क्या समझते हो? It is the condition of a system. It is the condition of a system. State of a system. It is the condition of a system. It is the condition of a system before and after any process. It is the condition of a system before and after any process. It is the condition of a system before and after any process. सिस्टम का क्या स्थिति है? स्थिति मतलब स्टेट। स्टेट ऑफ अ सिस्टम मतलब क्या स्थिति में हमारा सिस्टम है। अगर कोई गैस है अंदर में तो गैस का स्थिति या गैस का कंडीशन या गैस का स्टेट हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? उसका टेम्परेचर बता के, उसका प्रेशर बता के, मोल्स बता के, वॉल्यूम बता के। बस समझ में आ रहा है? तो स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज नथिंग बट कंडीशन ऑफ अ सिस्टम। Condition of system, and condition of system can be explained by giving its temperature, giving its pressure, giving its volume, giving its mole। ये चार चीज अगर हम बता दिए, मतलब कि स्टेट ऑफ सिस्टम बता दिए कि मेरा सिस्टम या गैसियस सिस्टम किस कंडीशन में है।
शुरू में क्या टेम्परेचर था? T1, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, मोल्स N, है ना? एक प्रोसेस की है उसके साथ। प्रोसेस कितने प्रकार के हो सकते हैं तुम खुद सोच के देखो। इस गैस के साथ क्या क्या किया जा सकता है? इस गैस को गर्म किया जा सकता है, इस गैस को कूल किया जा सकता है, इस गैस को एक्सपैंड किया जा सकता है, इस गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। ये चार चीज के अलावा और कोई काम कर सकते हो? कोई काम नहीं किया जा सकता। यही चार मेन चीज है, हीटिंग, कूलिंग, एक्सपेंशन, कंप्रेशन। बात समझ में आ रहा? खैर, तो कोई भी प्रोसेस करने के पहले उसकी क्या स्थिति थी? T1, P1, V1 और N। प्रोसेस करने के बाद उसकी क्या स्थिति है? T2, P2, V2। बात समझ में आ रहा? अगर क्लोज सिस्टम है तो मोल्स क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। क्लियर? नाउ, किसी भी गैसियस सिस्टम का कंडीशन या स्टेट हम लोग इन पैरामीटर्स के मदद से बता सकते हैं। ध्यान रखना, इनमें से अगर कोई तीन अगर आपको पता है तो चौथा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। PV = nRT। अगर मान लो हम मान के चल रहे हैं कि गैस मेरा आइडियल गैस है, कोई तीन अगर पता है तो चौथा निकल जाएगा, क्योंकि PV = nRT से हम लोग निकाल लेंगे। तो इसलिए हम लोग मोल्स को हटा देते हैं। रिमेंबर, T, P and V are called state variable, are called state variables. Temperature, pressure and volume is called state variable. गैसियस सिस्टम का स्टेट हम लोग टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम बताकर कह सकते। स्टेट वेरिएबल T, P and V are also called state variable. स्टेट वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसा वेरिएबल या एक ऐसा पैरामीटर जो मेरा सिस्टम का स्टेट को डिफाइन करे, जो मेरा सिस्टम का स्टेट या कंडीशन को डिफाइन करे। टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम अगर हम बता दिए अपने गैस का प्रोसेस के पहले और प्रोसेस के बाद, मतलब कि हमने स्टेट बता दिया पहले और स्टेट बता दिया बाद में, क्या कंडीशन में मेरा सिस्टम है, अगर हम हीट किए या कूल किए या कोई भी प्रोसेस किए। नाउ दे आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल। स्टेट ऑफ अ सिस्टम, इनिशियल एंड फाइनल, दो तरह का स्टेट हम लोग डिफाइन करेंगे। इनिशियल स्टेट मतलब प्रोसेस के पहले, फाइनल स्टेट का मतलब प्रोसेस के बाद। ठीक है, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट मतलब इनिशियल कंडीशन, फाइनल कंडीशन आफ्टर एनी प्रोसेस। आएंगे फिर इसमें। टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम को हम लोग स्टेट वेरिएबल कहते हैं। नाउ प्रोसेस, प्रोसेस कितने प्रकार के हो सकते हैं? प्रोसेस हम लोग इस गैसियस सिस्टम के साथ किस किस तरीके का एक्सपेरिमेंट करते हैं वो प्रोसेस कहलाता है। कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाए, हम बताए थे कि एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस के बाद रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट को हम लोग प्लॉट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। बात समझ में आ रहा? ओवरऑल थर्मोडायनेमिक्स में यही स्टडी है कि प्रोसेस करो, वेरिएबल्स के वैल्यूज पता करो और उसका प्लॉट बनाओ, या प्लॉट दिया हुआ है तो बाकी चीज पता करो। यही चीज का हम लोग स्टडी करेंगे। प्रोसेस कैन बी पहला आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा T is equal to 0. Constant temperature process will be called as isothermal process. Constant temperature process will be called as isothermal process. कोई भी प्रोसेस किया जाए इस गैस के साथ लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट अगर है तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाएगा। एक बात ध्यान रखना आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में कि डेल्टा T is equal to 0 मतलब आइसोथर्मल, गलत। आइसोथर्मल का मतलब डेल्टा T 0, सही। ध्यान रखो, अगर ये टेम्परेचर का एक्सिस है और यहां पर इनिशियल कंडीशन, इनिशियल स्टेट ऑफ अ सिस्टम है, एक हम प्रोसेस किए जिसमें ऐसे आया, तो ये टेम्परेचर इनिशियल और फाइनल, टेम्परेचर T1, यहां भी टेम्परेचर T1, इनिशियल और फाइनल तो सेम है, लेकिन क्या प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है? नहीं। ऐसा प्रोसेस नॉट अ आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे, नॉट अ आइसोथर्मल प्रोसेस। ये प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं कहलाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस अगर कह रहे हो मतलब प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर होना चाहिए कांस्टेंट, मतलब dt शुड बी इक्वल टू 0, डेल्टा T नहीं। अगर डेल्टा T 0 है, ये मतलब ये कहना कि वो आइसोथर्मल होगा कोई गारंटी नहीं कहता, क्योंकि इसमें भी डेल्टा T 0 ही है। जो हम प्रोसेस बनाए इसमें भी डेल्टा T क्या है? 0, लेकिन प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहा, इसलिए ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं कहलाएगा।
आइसोथर्मल प्रोसेस में द टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस. दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज आइसोथर्मल. सेकेंड, आइसोबारिक. आइसोबारिक का मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को आइसोबारिक प्रोसेस बोला जाएगा. तीसरा, एडियाबेटिक. एडियाबेटिक प्रोसेस. एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज. एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज शुड बी इक्वल टू 0. हीट को हम लोग Q से डिनोट करते हैं. हीट एक्सचेंज को हम लोग Q से डिनोट करेंगे. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एक्सचेंज 0 है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, वैसा प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस. आइसोथर्मल, आइसोबारिक, एडियाबेटिक एंड आइसोकोरिक. आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. वॉल्यूम कांस्टेंट अगर है तो वो कहलाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस. वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रख के कोई प्रोसेस किया जाए, आइसोकोरिक. प्रेशर कांस्टेंट रख के कोई प्रोसेस किया जाए, आइसोबारिक. हीट एक्सचेंज 0 करो और कुछ भी करो, वो एडियाबेटिक प्रोसेस. टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस. एक और प्रोसेस हम लोग करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. The process happens very, very slowly. The process happens very, very slowly. Infinitesimally slow process को हम लोग बोलते हैं क्वासी स्टैटिक. क्वासी का मतलब नॉट ट्रू. देखने में स्टैटिक लग रहा है लेकिन प्रोसेस चल रहा है. अब तुम खुद सोचो, देखने में स्टैटिक लग रहा है लेकिन प्रोसेस चल रहा है, वो प्रोसेस कितना धीरे धीरे चल रहा होगा. अगर पिस्टन ऊपर जा रहा है लेकिन वो बहुत धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, गैस एक्सपैंड कर रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है, डीएक्स से ऊपर जा रहा है, तो क्या मुझे डीएक्स दिखेगा? हम जब भी सिस्टम को देखेंगे तो मेरे को स्टैटिक दिखेगा, बट इट इज नॉट ट्रू. स्टैटिक, नॉट ट्रू स्टैटिक इज कॉल्ड क्वासी स्टैटिक. प्रोसेस इतना धीरे धीरे चल रहा है कि हम जब भी सिस्टम को देख रहे हैं कि वो सिस्टम हमेशा हमको स्टैटिक कंडीशन पे नजर आ रहा है, वैसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. और इसी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को हम आगे चल के नाम दे देंगे रिवर्सिबल प्रोसेस. लेकिन आगे, अभी नहीं, हम लोग बिल्कुल बेसिक अभी कंसिडर कर रहे हैं, बेसिक डिस्कस कर रहे हैं. यही 4-5 इंपॉर्टेंट तरीके का प्रोसेस होगा: आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबेटिक एंड क्वासी स्टैटिक. एक गैस को लिया गया सिलेंडर पिस्टन सिस्टम में और इस गैस को इनमें से कोई एक प्रोसेस के साथ एक प्रोसेस किया जाए तो इनिशियल क्या कंडीशन था, फाइनल क्या कंडीशन था, ये सब पूछा जा सकता है. बात समझ में आ रहा है? एक आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ, बताओ उसमें कितना टेम्परेचर में चेंज आया, 0. क्या प्रेशर में चेंज आया, क्या वॉल्यूम में चेंज आया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपसे पूछा जा सकता है. लेकिन हर प्रोसेस में एक एक कंडीशन है, उसको आप ध्यान रखिएगा. क्लियर है? अब प्रोसेस करने के बाद आफ्टर डूइंग एनी प्रोसेस आपसे पूछा जा सकता है कि हीट एक्सचेंज कितना, उस प्रोसेस में वर्क डन कितना, उस प्रोसेस का फाइनल टेम्परेचर कितना, फाइनल प्रेशर कितना, फाइनल वॉल्यूम कितना, फाइनल एंथैल्पी चेंज कितना, फाइनल इंटरनल एनर्जी चेंज कितना, फाइनल गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कितना और फाइनल एंट्रोपी चेंज कितना. हीट, वर्क, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी. इतने पैरामीटर आपसे पूछे जा सकते हैं कि एक प्रोसेस किया गया तो बताओ कि हीट एक्सचेंज कितना हुआ, वर्क डन कितना है, एंथैल्पी में चेंज कितना है, इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना है, गिव्स फ्री एनर्जी में चेंज कितना है,
एंट्रोपी में चेंज कितना है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब पूछे जा सकते हैं। इतने पैरामीटर्स होते हैं थर्मोडायनामिक्स में, जिसमें यहां से यहां तक हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ में। और ये दोनों जो चीज है वो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। गिव्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन क्यू से लेकर इंटरनल एनर्जी तक ये सब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आपसे पूछा जा सकता है। हम लोग मोल्स को डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम मान के चल रहे हैं कि मोल क्या है, कांस्टेंट। क्लोज्ड सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम में मोल हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओपन सिस्टम हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए ओपन सिस्टम अगर नहीं है तो मोल हमेशा कांस्टेंट होगा। क्लियर। अब ये जितने पैरामीटर्स हम लोग यहां पर लिखे हैं, दे ऑल आर ट्रीटेड एज मैथमेटिकल फंक्शन। They all are treated as mathematical function. They all are treated as mathematical function. They all are treated as mathematical function. जैसे y is a function of x and z, जो भी है ऐसे लिखते हो तुम लोग मैथमेटिक्स में। तो इन पैरामीटर्स को भी मैथमेटिकल फंक्शन जैसा ही हम लोग ट्रीट करते हैं थर्मोडायनामिक्स में। Q हो, W हो, टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, वॉल्यूम हो, H, U, G, S, ये सारा का सारा मैथमेटिकल फंक्शन है। किसी ना किसी वेरिएबल पे ये डिपेंडेंट फंक्शन है। Y विल बी अ फंक्शन ऑफ fx, ऐसे मान के चल सकते हैं। दे ऑल आर ट्रीटेड एज मैथमेटिकल फंक्शंस। नाउ दीज फंक्शंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। These functions can be of two types: state function और दूसरे को कहते हैं हम लोग पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। स्टेट क्या होता है? स्टेट कंडीशन ऑफ अ सिस्टम, इनिशियल, प्रोसेस के बाद फाइनल, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट। पाथ फंक्शन देखो, मान लो कि एक आइडियल गैस को, ये मान लो प्रेशर है, ये वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। एक आइडियल गैस को स्टेट 1 इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पहुंचाया गया, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पहुंचाया गया, लेकिन 3 तरीका से। मान लो एक प्रोसेस हम ऐसा की, कांस्टेंट प्रेशर। मान लो दूसरा प्रोसेस हम ऐसा किए, तीसरा प्रोसेस मान लो हम ऐसा किए। समझ में आया? हम गए हैं स्टेट 1 से स्टेट 2 तक। गैस का यहां पे टेम्परेचर था T1, P1, V1। यहां गैस का प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया T2, प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम 3 अलग अलग प्रोसेस करके इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन तक है। इनिशियल और फाइनल फिक्स्ड है। अब देखो, जो पैरामीटर सिर्फ इन दोनों पॉइंट पे डिपेंड करता हो, उसे हम लोग स्टेट फंक्शन कहते हैं। ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। जो पैरामीटर सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता हो, उसे हम लोग कहते हैं स्टेट फंक्शन। लेकिन जो पैरामीटर इस पाथ पे डिपेंड करता हो, मतलब अगर मान लो कोई पैरामीटर P है, अगर हम इधर से गए तो P का वैल्यू आया P1, इधर से गए तो P का वैल्यू आया P2, इधर से गए तो P का वैल्यू आया P3। मतलब कि वो डिपेंड हो गया किसके ऊपर? The way you have carried out the experiment, the way you have carried out the process, पाथ पे जो डिपेंड हो गया उसको हम लोग बोलेंगे पाथ फंक्शन। और जो पाथ के इंडिपेंडेंट है वो कहलाएगा स्टेट फंक्शन। तो कोई भी लेट एनी स्टेट फंक्शन
let any state function is s, then delta s will be equal to s of 2 minus s of 1 in all the three process. In all the three process हमेशा S2 माइनस S1 ही होगा. यहां अगर S2 वैल्यू है, यहां उसका अगर S1 वैल्यू है, तो S2 माइनस S1, चाहे आप ऐसे जाओ या ऐसे जाओ. अगर कोई S स्टेट फंक्शन है तो उसका डेल्टा S हमेशा S2 माइनस S1 होगा. लेकिन अगर कोई फंक्शन पाथ फंक्शन है, मान ले P, तो डेल्टा P यहां पर और डेल्टा P यहां पर और डेल्टा P यहां पर, तीनों अलग अलग वैल्यू आएगा. नोट करो स्टेट फंक्शन, पहले सब कॉपी करो. उसके बाद थर्मोडायनामिक्स में बिना डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग स्टडी नहीं कर सकते. तुम खुद ही सोचो, अगर मैं एक पैरामीटर के बारे में पता लगाना चाह रहा हूं, कुछ पैरामीटर को कांस्टेंट रखते हुए, क्या भाई टेम्परेचर को कांस्टेंट रख और उसके बाद प्रेशर में चेंज को देख, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख, उसके बाद इंटरनल एनर्जी का चेंज को देख. ऐसा कर सकते हैं ना. वॉल्यूम कांस्टेंट है और उसमें हम इंटरनल एनर्जी का चेंज देखना चाह रहे हैं. तो ये जो हम बोल रहे हैं उसी चीज को मैथमेटिकली हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या कहलाएगा या क्या वैल्यू आएगा. बात समझ में आ रहा. तो थर्मोडायनामिक्स का स्टडी में एक गैसियस सिस्टम हो या कुछ भी हो, कोई चीज को फिक्स करके दूसरा पैरामीटर में चेंज हम लोग स्टडी करते हैं. बात समझ में आ रहा. खैर, ये सब कॉपी कर लिए, नोट करो. स्टेट फंक्शन, those function or parameter, state function, those function or parameter which depends only on, those function or parameter which depends only on initial state and final state only. Those parameter or function which depends only on the initial state and final state only, and not on the way of carrying out the experiment, and not on the way of carrying out the experiment, and not on the way of carrying out the experiment, and not on the way of carrying out the experiment. ब्रैकेट में लिख लेना पाथ. वे ऑफ कैरिंग आउट द एक्सपेरिमेंट को क्या बोलेंगे? पाथ. एंड नॉट ऑन द वे ऑफ कैरिंग आउट द एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन. आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन. स्टेट फंक्शन का पहला क्राइटेरिया आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन. इफ phi is any state function, if phi is any स्टेट फंक्शन, तो ध्यान रखना d ऑफ phi का इंटीग्रल अगर मान लो a से b तक अगर कर रहे हो, स्टेट a से स्टेट b तक, स्टेट a से स्टेट b तक, a बोल रहे हैं ओरिजिनल स्टेट, b बोल रहे हैं फाइनल स्टेट. एक प्रोसेस करने के बाद अगर phi कोई स्टेट फंक्शन है तो d phi का इंटीग्रल जो होगा वो होगा phi b माइनस phi a, phi b माइनस phi a. या ऐसा भी हो सकता है कि आपने उस पैरामीटर को इंटीग्रेट किया पहले a से c तक और फिर इंटीग्रेट कर दिया c से लेकर b तक. दोनों वैल्यू सेम होगा, a से c तक और c से a तक. इसका यह मतलब है कि मान लो एक प्लॉट है, मान लो यहां पर स्टेट a था और ये स्टेट मान लो b है. ठीक है, तो स्टेट ए स्टेट बी, अगर कोई फाई स्टेट फंक्शन है तो उसका डेल्टा फाई किस पे डिपेंड करेगा? फाई बी माइनस फाई ए. चाहे आप कोई भी पाथ से आ जाओ, अगर मान लो हम ए से सी तक गए और सी से फिर बी तक आए, ए से सी तक गए और सी से बी तक आए, तो अभी भी ए से बी तक का इंटीग्रल क्या आएगा? या फाई बी माइनस फाई ए क्या आएगा? इसका ए से सी तक का इंटीग्रल और प्लस सी से बी तक का इंटीग्रल. बात समझ में आ रहा है? चूंकि फाई स्टेट फंक्शन है तो इसको आप क्या लिख सकते हो? फाई ऑफ सी माइनस फाई ऑफ ए, और यहां लिख सकते हो फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ सी. बात समझ में आ रहा है? तो फाई ऑफ सी कट जाएगा और अल्टीमेटली फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए ही आएगा. तो अगर कोई फाई स्टेट फंक्शन है
तो वो सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता, बीच में कौन सा पाथ है उस पर डिपेंडेंट नहीं होता है। ये चीज समझ में आ रहा है? ये क्राइटेरिया समझ में आ रहा है? ये क्राइटेरिया समझ में आ रहा है? आगे ध्यान देना, Q और W को छोड़कर यहां जितना लिखा हुआ है T से लेकर S तक, ऑल आर स्टेट फंक्शन, ऑल आर स्टेट फंक्शन। Q एंड W आर पाथ फंक्शन, Q एंड W आर पाथ फंक्शन। टेम्परेचर से लेकर S तक जितने हैं वो सारे के सारे स्टेट फंक्शन होते हैं। तुम खुद ही सोचो ना, अगर मान लो यहां पर टेम्परेचर था TA और यहां टेम्परेचर था TB, अगर हम तुमसे बोले कि अरे डेल्टा T कितना हुआ, तो TB माइनस TA ही तो बोलोगे। यहां से यहां ऐसे जाओ या कैसे भी जाओ, TB माइनस TA ही आंसर होगा डेल्टा T। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टेम्परेचर से लेकर पूरा एंट्रोपी तक दे ऑल आर स्टेट फंक्शन। सिर्फ वो पॉइंट पे डिपेंड करता है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। कौन से पाथ से आया जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, उनका जो चेंज होगा वो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ वे ऑफ कैरिंग आउट द एक्सपेरिमेंट। और जो डिपेंड कर जाता है वे ऑफ कैरिंग आउट द एक्सपेरिमेंट पे, वो कहलाता है पाथ फंक्शन। जैसे हीट एक्सचेंज एंड वर्क डन, दे आर पाथ फंक्शन। हम लोग देखेंगे कैसे। जो पैरामीटर पाथ पे डिपेंड कर जाता है उसे हम लोग कहेंगे पाथ फंक्शन। ये समझ में आया ये हम क्या लिखे? अगर फाई स्टेट फंक्शन है तो वो तो सिर्फ पॉइंट पे डिपेंड करेगा, पॉइंट के बीच में कैसे आए उससे डिपेंड नहीं करेगा। इंटीग्रल ऑफ A टू B फाई B माइनस फाई A लिख देंगे, या अगर आप A से C तक जाइए या फिर C से B तक जाइए, बात वही रहेगा, आंसर वही फाई B माइनस फाई A ही आने वाला है, क्योंकि स्टेट फंक्शन सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है। सेकेंड क्राइटेरिया, फॉर एनी फंक्शन टू बी अ स्टेट फंक्शन, फॉर एनी फंक्शन टू बी अ स्टेट फंक्शन, इट शुड सेटिस्फाई यूलर्स रेसिप्रोसिटी। इट शुड सेटिस्फाई यूलर्स रेसिप्रोसिटी। अगर कोई फंक्शन को स्टेट फंक्शन अगर होना है तो वो हमेशा एक चीज सेटिस्फाई करेगा जिसको हम लोग कहते हैं यूलर्स रेसिप्रोसिटी। लेट फाई इज अ स्टेट फंक्शन। मान लो कि फाई एक स्टेट फंक्शन है और फाई डिपेंडेंट है किस पे? फाई इज अ फंक्शन ऑफ, मान लो फाई इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। फाई जो है वो स्टेट फंक्शन है और वो डिपेंड करता है x और y पे। तो यूलर्स रेसिप्रोसिटी कहता है, ध्यान देना, डेल ऑफ फाई बाय डेल ऑफ x एट कांस्टेंट y। बताएंगे ये डेल क्या है? डेल ऑफ फाई बाय डेल ऑफ x एट कांस्टेंट y, और इसको भी डिफरेंशिएट कर दो डेल अपॉन डेल वाई एट कांस्टेंट x। देखने से घबराहट महसूस होगा, लेकिन आराम से, कोई टफ चीज नहीं है। दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू डेल ऑफ फाई बाई डेल ऑफ वाई एट कांस्टेंट x, और इसको डिफरेंशिएट कर दिए डेल अपॉन डेल x एट कांस्टेंट y। इसको कहते हैं यूलर्स रेसिप्रोसिटी। अगर फाई स्टेट फंक्शन है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को वो स्टेट फंक्शन सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अब देखो ये डेल है क्या चीज? देखो बहुत ही सिंपल सा चीज है, ऐसे समझना। मान लो हम लिखे y इज इक्वल टू एक्स जेड। y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड z। y इज इक्वल टू एक्स जेड एक इक्वेशन है जिसमें x भी वेरिएबल है और z भी वेरिएबल है। लेकिन अगर हम तुमसे बोलें कि z को कांस्टेंट मानते हुए, z कांस्टेंट है नहीं, z कांस्टेंट नहीं है, लेकिन हम तुमसे बोले कि अरे z को कांस्टेंट मानते हुए इसको डिफरेंशिएट करो, z को कांस्टेंट मानते हुए इस y को
डिफरेंशिएट करो, किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये कहलाएगा डेल ऑफ वाई बाई डेल ऑफ एक्स एट अ कांस्टेंट जेड, और ये किसके बराबर आ जाएगा? जेड के बराबर आ जाएगा। अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसी वेरिएबल को कांस्टेंट मानते हुए, वो डिफरेंशिएशन कहलाता है पार्शियली डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन, हमने यहां पर y को डिफरेंशिएट किया है विथ रेस्पेक्ट टू x, लेकिन z को कांस्टेंट मानते हुए। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? द डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x एट अ कांस्टेंट z, कितना आया? z के बराबर आया। वही अगर बोलते हैं द डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू z, और हम लोग x को कांस्टेंट मानते हुए अगर इसको डिफरेंशिएट करते तो क्या आता? x। समझ में आ रहा? आर गेटिंग माय पॉइंट? किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट मानते हुए अगर चीजों को डिफरेंशिएट किया जाएगा तो उसे हम लोग कहते हैं पार्शियल। अब हमारे थर्मोडायनेमिक्स में इसका क्या इस्तेमाल है? मान लो एक प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस में हम स्टडी करना चाहते हैं इंटरनल एनर्जी का चेंज। इंटरनल एनर्जी का चेंज, ओके, व्हाट विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम? हम मान लिए कि वॉल्यूम कांस्टेंट अगर होगा तो इंटरनल एनर्जी का चेंज स्टडी करें। व्हाट विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर? व्हाट विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर? बात समझ में आ रहा है? ये थर्मोडायनामिक्स में इंपॉर्टेंस रखता है। एक और चीज, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पार्शियल डिफरेंशिएशन और एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता बेटा। देख, अगर हम तुमसे बोलते कि लेट z इज एक्चुअली कांस्टेंट, मान ले z सही में कांस्टेंट है, तो तुम क्या लिखते? तुरंत लिख देते dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू z। लिखते कि नहीं लिखते? तो ये कांस्टेंट मानते हुए लिखा गया है और ये एक्चुअली कांस्टेंट है तो लिखा गया है, तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन कहलाता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, और ये कहलाता है पार्शियल डिफरेंशियल। दोनों में बहुत अंतर नहीं है। हम बोलेंगे मान लो कि प्रेशर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना? पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिए। फिर बोले प्रेशर एक्चुअली कांस्टेंट है, लेट द प्रेशर इज कांस्टेंट, तो तुरंत वो डेल को किस में चेंज कर देंगे? डी में चेंज कर देंगे। यहां डेल वाई बाई डी एक्स लिख रहे थे, डेल वाई बाई डेल एक्स लिख रहे थे, यहां पर डी वाई बाई डी एक्स लिख रहे हैं। क्या इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है? यहां जेड को कांस्टेंट मान के लिखा गया है और यहां पर जेड एक्चुअली कांस्टेंट है। अगर हम कोई चीज कांस्टेंट प्रेशर मानते हुए निकाले हैं और वही चीज अगर एटमॉस्फेयर में चल रहा हो तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो सही में कांस्टेंट है यार, तो वो पार्शियल को तुरंत किस में चेंज कर देंगे? डी में चेंज कर देंगे, एग्जैक्ट में चेंज कर देंगे। समझ में आ रहा? इज दिस क्लियर? क्लियर है ये चीज? अब यहीं पे देखना, अगर हम बोलते dy तो तुम क्या बोलते? x इंटू डी जेड प्लस z इंटू डी एक्स, दोनों वेरिएबल है। अब देखो x क्या है? x ये वाला क्वांटिटी, तो dy विल बी इक्वल टू x के बदले लिख दिए डेल ऑफ y बाई डेल ऑफ z एट कांस्टेंट x इंटू डी जेड प्लस डेल ऑफ y, z क्या है? यही चीज है, डेल ऑफ y बाई डेल ऑफ x एट कांस्टेंट z इंटू डी एक्स। यह है यूलर्स रेसिप्रोसिटी, यह है यूलर्स रेसिप्रोसिटी। अगर आपके सामने सवाल आ जाए प्रूव दिस पैरामीटर इज अ स्टेट फंक्शन, तो ये दोनों को बराबर प्रूव करना, अब ये सवाल करवाएंगे। अब देखो हम ये क्या लिख दिए, dz क्या है, dy क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है कि नहीं है? ध्यान रहे, ये दूसरा क्राइटेरिया था, ये तीसरा क्राइटेरिया हम लिख रहे हैं। इफ फाई इज अ स्टेट फंक्शन, इफ फाई इज अ स्टेट फंक्शन, इट शुड बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल
इट शुड बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल। मतलब अगर फाई एफ ऑफ एक्स इंटू वाई है तो देखो कैसे लिख रहे हैं हम, डी फाई विल बी इक्वल टू del of phi by del of x at constant y into dx plus del of phi by del of y at constant x into dy। बिल्कुल समझ के लिखना। पहला क्राइटेरिया, अगर कोई फंक्शन स्टेट फंक्शन है तो यह सबसे सिंपल क्राइटेरिया है बेटा, सिर्फ 2 पॉइंट पे डिपेंड करता है। अगर कोई फंक्शन स्टेट फंक्शन है, क्या हुआ, द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, प्रेशर हटाओ, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज अ स्टेट फंक्शन, प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज अ स्टेट फंक्शन। दूसरा सवाल, प्रूव दैट द प्रेशर ऑफ अ वैन डर वाल गैस, prove that the pressure of a van der Waal gas, prove that the pressure of a van der Waal gas is a state function, prove that the pressure of a van der Waal gas, the pressure of a van der Waal gas is a state function, the pressure of a van der Waal gas is a state function। देखो पहला वाला सॉल्व करके हम आपको बता रहे हैं, तो दूसरा वाला आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हमें पता है कि आइडियल गैस के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो वी विल बी इक्वल टू एनआरटी अपॉन वी, एनआरटी अपॉन पी। हम लोग हमेशा क्लोज सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो एन कांस्टेंट आर कांस्टेंट, तो हम लोग जरूर ये लिख सकते हैं ना कि V will be a function of temperature and pressure, volume of ideal gas is a function of temperature and pressure, लिख सकते हैं? क्लियर है? तो ठीक है, तो सबसे पहले देख वही वाला इक्वेशन हम प्रूव करने जा रहे हैं। जैसे फाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई लिख के जो इक्वेशन लिख दिए, वैसे ही वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर लिख के वही वाला लिखेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी कितना, सोचो सिंपल सा चीज है, प्रेशर को कांस्टेंट मानना है। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट मान लिए तो एन आर बाई पी कांस्टेंट हो गया, और टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो टी का क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा मान, तो क्या हम लिख सकते हैं इट इज एन आर अपॉन पी, अरे लिखेंगे ना ये। उसके बाद देख पहले एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए वाई को कांस्टेंट मानते हुए, फिर इसी को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है x को कांस्टेंट मानते हुए। तो ध्यान दो हम यहां पे क्या लिख रहे हैं, डेल अपॉन डेल p ऑफ डेल v बाई डेल t एट कांस्टेंट p, और यहां क्या लिख देंगे, अब इसी के वैल्यू को इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो चलो है ही नहीं, छोड़ दो, विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, तो क्या आएगा माइनस एन आर अपॉन पी स्क्वायर। ये समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। कोई दिक्कत? एलएचएस निकाल लिए, वैसे ही हम लोग आरएचएस भी निकालेंगे। पहले डिफरेंशिएट किए थे इसको हम टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे प्रेशर के रेस्पेक्ट में। डेल वी बाई डेल पी एट टी कितना, तब हम लोग को टेम्परेचर को कांस्टेंट मानना है, प्रेशर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एन आर टी अपॉन पी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? उसके बाद डेल ऑफ डेल टी, डेल बाई डेल टी ऑफ डेल वी बाई डेल पी एट टी, अब ये हो गया कांस्टेंट पी, पी को कांस्टेंट मानते हुए टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, पी को कांस्टेंट मानो तो एन आर बाई पी स्क्वायर कांस्टेंट, टी का 1 हो गया माइनस एन आर अपॉन पी स्क्वायर, दोनों बराबर आ गया। हेंस वी आइडियल इज अ स्टेट
function. V ideal is a state function. Now दूसरा जो है प्रूफ करो वैन डर वाल गैस के लिए, इसमें कॉपी करो जल्दी जल्दी. n square a by v square into v minus of nb is equal to nRT. कर लियो कॉपी? समझ में आया क्या किए? अरे किसी को कोई डाउट है तो बोलो. क्लियर है यहां तक? प्रूव दैट द प्रेशर ऑफ अ वैन डर वाल गैस इज अ स्टेट फंक्शन. बिल्कुल कुछ नहीं, तो डिफरेंशिएशन का सवाल दे रहे एक तरह से. प्रेशर निकालो एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एट वॉल्यूम. सीधे v माइनस एन बी को इस तरफ ले जा, तो p प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी माइनस एन बी. लिख सकते हैं. उसके बाद प्रेशर विल बी इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी माइनस एन बी माइनस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर. आ गया प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. यूलर्स रेसिप्रोसिटी डेल पी बाई डेल वी मान ले कर रहे हो एट अ कांस्टेंट टी. क्या आएगा? तो टेम्परेचर टी को कांस्टेंट मानते हुए वॉल्यूम के हिसाब से डिफरेंशिएट करना है इसे. एन बी कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, ये सब पता है ना. वैन डर वाल कांस्टेंट होता है ए और बी. मोल कांस्टेंट, आर कांस्टेंट. टेम्परेचर को कांस्टेंट माने, एन आर टी कांस्टेंट. 1 अपॉन वी माइनस एन बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1 अपॉन वी माइनस एन बी का होल स्क्वायर. तो देख क्या लिख रहे, माइनस एन आर टी अपॉन वी माइनस एन बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. और यहां क्या आएगा? प्लस 2n स्क्वायर ए अपॉन वी क्यूब. सही किया डिफरेंशिएशन? क्लियर है? अब इसी को विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफरेंशिएट करो. डेल अपॉन डेल टी डेल पी बाई डेल वी एट टी. अब हम लोगों को कांस्टेंट क्या मानना है? v को कांस्टेंट मानते हुए. तो v को कांस्टेंट अगर मानेंगे तो ये तो v सब कांस्टेंट हो गया. टेम्परेचर के हिसाब से डिफरेंशिएट करना है इसी एक्सप्रेशन को. तो टी का क्या हो जाएगा? 1 माइनस एन आर अपॉन वी माइनस एन बी का होल स्क्वायर. और देख यहां क्या लिख रहे, 0. सबको समझ में आ रहा है 0 क्यों लिखे? क्योंकि कहा गया वॉल्यूम को कांस्टेंट मानते हुए डिफरेंशिएट करो. तो बाकी तो सब कांस्टेंट है, 0 हो गया. ये एलएचएस निकल गया. अब आरएचएस निकाल इसी का. आरएचएस डेल पी बाई डेल टी निकाल एट कांस्टेंट वी. सबसे पहले डेल पी बाई डेल टी निकाल एट कांस्टेंट वी. तो वी को कांस्टेंट मानना है तो ये बन जाएगा एन आर अपॉन वी माइनस एन बी. और यहां हो जाएगा -0, है कि नहीं? और उसके बाद 2 अपॉन डेल वी डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी. अब टेम्परेचर टी को कांस्टेंट मानो तो टेम्परेचर टी है ही नहीं. ये आ जाएगा माइनस एन आर अपॉन वी माइनस एन बी का स्क्वायर. देयरफॉर दोनों बराबर हो गए. देयरफॉर पी रियल, पी वैन डर वाल गैस इज स्टेट फंक्शन. समझ में आया सबको? क्लियर है? तो अगर किसी पैरामीटर को स्टेट फंक्शन प्रूव करना है तो यूलर्स रेसिप्रोसिटी प्रूव कर देंगे. क्लियर? क्लियर एवरीवन? ठीक है. फिर से लिखो प्रोसेस. अगेन प्रोसेस कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक. पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे मस्त टॉपिक है ये ध्यान रखना. थर्मोडायनामिक्स आता है, हमारे फिजिकल केमिस्ट्री आता है. साइक्लिक, नॉन साइक्लिक. सबसे पहले लिखो साइक्लिक प्रोसेस.
if any process is carried out, if any process is carried out, if any process is carried out in such a way, if any process is carried out in such a way that finally the system reaches its original state. Finally the system reaches its original state. Finally the system reaches its original state. The process will be called cyclic. The process will be called cyclic. The process will be called cyclic. आप सिस्टम के साथ कुछ भी करो, फाइनली सिस्टम वहीं चला जाना चाहिए जहां से शुरू हुआ था, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। बहुत ही सिंपल, जैसे मान लो ये प्रेशर वॉल्यूम का डायग्राम हम बना रहे, यहां ओरिजिनल स्टेट था, एक नंबर ओरिजिनल स्टेट। मान ले गैस को एक्सपैंड किया गया, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है, एक्सपैंडेड। स्टेट 2 से स्टेट 3, स्टेट 3 से स्टेट 4 एंड बैक टू स्टेट 1। ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस किया गया, एक से ज्यादा प्रोसेस भले ही हो उसमें, लेकिन अगर गैस फाइनली ओरिजिनल स्टेट तक पहुंच गया तो वो प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे साइक्लिक। एल्स नॉन साइक्लिक। अगर ओरिजिनल स्टेट नहीं पहुंचा तो उसके हम लोग बोल देंगे नॉन साइक्लिक प्रोसेस। जैसे मान लो पीवी डायग्राम यहां से लेकर यहां तक आए और प्रोसेस खत्म, इसे बोलेंगे हम लोग नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक नॉन साइक्लिक क्लियर है? अगर ओरिजिनल स्टेट पहुंच गया तो साइक्लिक, अगर ओरिजिनल स्टेट नहीं पहुंचा तो नॉन साइक्लिक। स्टेट फंक्शन का चौथा क्राइटेरिया, इफ फाई इज अ स्टेट फंक्शन देन साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी फाई विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0। साइक्लिक इंटीग्रल का मतलब पूरे रिंग में, पूरे साइकिल में उस पैरामीटर को इंटीग्रेट करो। जैसे मान लो 5 स्टेट फंक्शन है और ये साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक इंटीग्रल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं गोल करके। इस इंटीग्रल का बस यही मीनिंग है कि आप उसे इंटीग्रेट कीजिए 1 से 2 तक, फिर इंटीग्रेट कर दो 2 से 3 तक, फिर इंटीग्रेट कर दो 3 से 4 तक, और फिर इंटीग्रेट कर दो उसे 4 से 1 तक। इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलेंगे साइक्लिक इंटीग्रल। पूरे साइक्लिक प्रोसेस में उस पैरामीटर को इंटीग्रेट करो तो वैल्यू कितना आना चाहिए? ऑब्वियसली अगर 5 स्टेट फंक्शन है तो वो तो सिर्फ पॉइंट पे डिपेंड करता है, क्या हुआ बीच में उससे कोई मतलब नहीं। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है तो डी फाई क्या होगा? 0 ही तो होगा। समझ में आ रहा? तो अगर साइक्लिक इंटीग्रल किसी भी पैरामीटर का अगर 0 हो गया तो डेफिनेटली वो पैरामीटर स्टेट फंक्शन होगा। जैक बैटरी ले गया, बैटरी आगे लिखो वर्क डन। ये मान लो सिलेंडर पिस्टन का सिस्टम और इसके अंदर कोई गैस आइडियल हो या रियल हो, हमारे लिए सिस्टम तो यही है, गैसियस सिस्टम है।
और हम लोग वर्क डन की बात कर रहे हैं। सिलेंडर पिस्टन सिस्टम के बाहर क्या है? सराउंडिंग। सराउंडिंग माने एटमॉस्फियर, और एटमॉस्फियर का प्रेशर हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। नोट करो, वर्क इज सेड टू बी डन ओनली इफ, work is said to be done only if its effect is, work is said to be done only if its effect is to move some, only if its effect is to move some body of mass m, only if its effect is to move some body of mass m। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है ये वर्क का। किसी भी प्रोसेस में वर्क हुआ कि नहीं हुआ, ये हम लोग कैसे जानते हैं? तो उस प्रोसेस का अगर इफेक्ट ऐसा आए कि वो कोई बॉडी को मूव कर सके, तो अगर ऐसा कोई इफेक्ट आए जिससे बॉडी को मूव कर सके, तो हम लोग बोलेंगे उस प्रोसेस में वर्क इज बीइंग डन। अगर इफेक्ट में मूवमेंट ऑफ बॉडी नहीं दिखा, तो हम लोग बोलेंगे वर्क विल बी नॉट डन इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। वर्क विल बी डन इन अ प्रोसेस ओनली इफ द इफेक्ट ऑफ द प्रोसेस इज टू मूव सम बॉडी ऑफ मास m। जैसे मान लो यहां से हम ऐसे एक पुली से एक मान लो एक मास लटका दिए m, है कि नहीं? तो अगर ये गैस एक्सपैंड किया, माने पिस्टन ऊपर गया या पिस्टन नीचे आया, तो डेफिनेटली ये बॉडी ऑफ मास m मूव करेगा कि नहीं करेगा? मतलब कि ये एक्सपेंशन और कंप्रेशन प्रोसेस में वर्क डन इन्वॉल्व है। अगर ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है, मतलब कि पिस्टन लॉक्ड है, मतलब कि वर्क डन नहीं हो रहा है। तो हम लोग अपने सिस्टम में बोल सकते हैं कि whenever the gas will expand or the gas will get compressed, work will be done, work will be done। ध्यान दो, बाहर प्रेशर कितना? P external, और P external हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। P external is always कांस्टेंट। अगर ये पिस्टन ऊपर गया या नीचे गया, तो वर्क तो हो रहा है, लेकिन हम लोग ये देखेंगे कि वर्क कौन कर रहा है। एक बात देखो, मैकेनिक्स के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो दो तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं, एक तो फोर्स मेथड और दूसरा एनर्जी मेथड। हम लोग यहां पे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन इमेजिन नहीं करेंगे, हम लोग सीधे सीधे एनर्जी में काम करते हैं। ये सिस्टम को आप बिल्कुल परफेक्ट बॉडी मान के चलना, ये सिस्टम को बिल्कुल परफेक्ट बॉडी मान के चलना, और इस बॉडी के अंदर जो भी फोर्सेस है वो सारे के सारे क्या होगा? इंटरनल फोर्स, उसको भूल जाओ। कभी भी गलती से P एक्सटर्नल ऊपर से और P इंटरनल नीचे से लगाकर रिजल्टेंट मत निकालना। समझ में आ रहा है? ये गैस को आप बिल्कुल परफेक्ट बॉडी मानेंगे, या तो ये बॉडी काम करेगा या इस बॉडी पे काम होगा। समझ में आ रहा है? अगर ये वर्क करेगा बॉडी, तो ये अपना एनर्जी लूज करेगा, अगर इसके ऊपर वर्क हुआ तो ये एनर्जी गेन करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो whenever the gas will expand or it will compress, work will be done। क्लियर है? क्लियर है? साइन कन्वेंशन, उसके बाद हम वर्क का एक्सप्रेशन लिखेंगे। साइन कन्वेंशन केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स में, फिजिक्स का कंसेप्ट और केमिस्ट्री का कंसेप्ट को मिक्स मत करना। फिजिक्स में साइन कन्वेंशन थोड़ा डिफरेंट होता है, केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशन थोड़ा डिफरेंट होता है। आप बिल्कुल दोनों कंसेप्ट को बिल्कुल अलग अलग रखेंगे। फिजिक्स के मैक्सिमम सवाल रिवर्सिबल प्रॉब्लम होता है, लेकिन हम लोग केमिस्ट्री में इरिवर्सिबल प्रॉब्लम भी करते हैं। इसलिए दोनों थर्मोडायनामिक्स, देखो फिजिक्स में भी थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे आप लोग या पढ़ चुके हो, दोनों को मिक्स नहीं करना। समझ में आ रहा? साइन कन्वेंशन, पहला, हीट गेन्ड बाय द सिस्टम will be always taken to be positive. Heat lost by the system will be negative.
वर्क डन बाय द सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव, और चौथा, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहीं पे अंतर है फिजिक्स में। फिजिक्स में प्लस और माइनस लेते, बाई को प्लस लेते और ऑन को माइनस लेते, लेकिन हम लोग केमिस्ट्री में बाई को माइनस लेते और ऑन को प्लस लेते। अगर सिस्टम काम करेगा, अगर वो बॉडी काम करेगा, तो वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम, एंड बाय द सिस्टम हमेशा क्या लिया जाएगा? नेगेटिव। सिस्टम के अंदर हीट गया, पॉजिटिव। सिस्टम से हीट बाहर निकला, नेगेटिव। ये बॉडी अगर काम किया, नेगेटिव। इसके ऊपर अगर काम हुआ तो पॉजिटिव। समझ में आ रहा? क्लियर है? देखो, वर्क डन हमेशा तुम लोग बोलते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही बात है। तो फोर्स अपॉन एरिया इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कोई अंतर नहीं। तो फोर्स बाय एरिया क्या हो गया? P, और A इंटू डेल्टा एक्स क्या हो गया? चेंज इन द डेल्टा V। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? वॉल्यूम में चेंज, डेल्टा V। समझ में आ रहा है? खैर, ये हमारा सिस्टम है। तो इस पे कौन सा एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है या कौन सा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? सराउंडिंग का। और ये सराउंडिंग का प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल P एक्सटर्नल इंटू dV। हमेशा याद रखना, वर्क डन, अगर ये सिस्टम काम कर रहा है तो किसके अगेंस्ट? एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट। और यहां एक्सटर्नल फोर्स देने वाला कौन है? सराउंडिंग। एक्सटर्नल प्रेशर, और एक्सटर्नल प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। तुम चाहो तो इसको इंटीग्रल के बाहर भी निकाला जा सकता है, माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू इंटीग्रल ऑफ dV। ये जनरल एक्सप्रेशन है वर्क डन का, ध्यान रखना। वर्क डन इज माइनस ऑफ इंटीग्रल P एक्सटर्नल इंटू dV। चाहो तो इसको V1 से V2 तक इंटीग्रेट कर लेंगे, या देखेंगे आगे। ये जनरल एक्सप्रेशन है, क्योंकि वर्क डन हमेशा P डेल्टा V होता है, P इंटू डेल्टा V। उसको हम डिफरेंशियल फॉर्मूला लिख देंगे। P कैसा? एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर इज ऑलवेज कांस्टेंट। माइनस साइन क्यों लगाए? साइन कन्वेंशन को टेक केयर करने के लिए। तुम खुद सोचो, ये सिस्टम काम कब करेगा? जब ये एक्सपैंड करेगा, जब ये पिस्टन ऊपर जाएगा, तभी ये सराउंडिंग के अगेंस्ट काम कर रहा है कि नहीं है? तो व्हेन द सिस्टम विल डू वर्क, एक्सपेंशन। व्हेन द सिस्टम के ऊपर कब काम होगा? कंप्रेशन। समझ में आ रहा? तो वर्क डन बाय द सिस्टम, या लिख लो एक्सपेंशन। वर्क हमेशा सिस्टम के द्वारा वर्क किया गया रहता है। कंप्रेशन वर्क ऑन द सिस्टम होता है। तो एक्सपेंशन वर्क हमेशा नेगेटिव, कंप्रेशन वर्क हमेशा पॉजिटिव। अब ध्यान दो, यहां माइनस साइन क्यों लगा? अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डीवी का साइन क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो पूरा पॉजिटिव क्वांटिटी में एक नेगेटिव लग गया तो वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव। तो एक्सपेंशन में क्या आएगा? वर्क डन नेगेटिव। और वही अगर कंप्रेशन चल रहा है तो कौन काम कर रहा है? सराउंडिंग। सराउंडिंग काम कर रहा है किसके ऊपर? सिस्टम के ऊपर। कंप्रेशन में वॉल्यूम घट रहा, डीवी क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। वर्क का जनरल एक्सप्रेशन माइनस इंटीग्रल P एक्सटर्नल इंटू डीवी। आगे चल के हम लोग कुछ केसेस में P एक्सटर्नल को गैस के प्रेशर के बराबर कर देंगे, P डीवी लिख देंगे, इंटीग्रल P डीवी लिख देंगे। थोड़ी देर पहले हम बताए थे क्वासी स्टैटिक। एक बात जरूर ध्यान रखना, गैस का एक्सपेंशन या कंप्रेशन हम लोग नहीं कर रहे। ये नहीं कि हम हाथ लगाए और पिस्टन उठा दिए, पिस्टन दबा दिए। अपने आप बाहर का जैसा सिचुएशन रहेगा, गैस एक्सपैंड या कंप्रेस करेगा अपने आप।
इमेजिन कर क्वासी स्टैटिक जरा, पिस्टन जा तो रहा है ऊपर लेकिन हर वक्त मेरे को स्टैटिक दिख रहा है कि नहीं? उस केस में बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर हर वक्त क्या होगा? बराबर होगा कि नहीं होगा? उस केस में हम लोग पी एक्सटर्नल को हटा के पी लिख देंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन वेयर पी एक्सटर्नल इज अ कांस्टेंट। पी एक्सटर्नल को बाहर निकाल लो, इंटीग्रल डीवी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इफ वर्क डन बिकम्स माइनस इंटीग्रल पी डीवी, तो तुम खुद सोच के बताओ कि अगर हम प्रेशर वॉल्यूम का डायग्राम बनाएं और ये एक ग्राफ आया स्टेट 1 से स्टेट 2, तो ये इंटीग्रल पी डीवी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया अंडर द कर्व इज वर्क डन, है कि नहीं? एरिया अंडर द कर्व क्या हो गया? वर्क डन। स्टेट 1 से स्टेट 2 आए इस पाथ से, अगर हम स्टेट 1 से स्टेट 2 आते इस पाथ से, तो एरिया अंडर द कर्व चेंज करता कि नहीं करता? कर जाता। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, लेकिन वर्क डन का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? चेंज। अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग वर्क डन, देयरफॉर वर्क इज अ पाथ फंक्शन। और वर्क और हीट रिलेटेड होता है बिकॉज बोथ आर अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर वर्क पाथ फंक्शन है तो हीट को भी पाथ फंक्शन ही होना है। समझ में आ रहा बात? यहां तक समझने में कोई दिक्कत? वर्क डन इज ऑलवेज इंटीग्रल ऑफ माइनस ऑफ इंटीग्रल पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। आगे लिखो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट थोड़ा सा रिवीजन, अब तक बहुत कुछ चीज जान चुके हो। वर्क, सिस्टम के ऊपर वर्क होगा तो सिस्टम एनर्जी गेन करेगा, सिस्टम एनर्जी गेन करेगा, और सिस्टम अगर काम करेगा तो सिस्टम एनर्जी लॉस करेगा। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किस प्रकार के एनर्जी के एक्सचेंज हो सकते हैं? या तो हीट के फॉर्म में या तो वर्क के फॉर्म में, है कि नहीं? ठीक है। अ सिस्टम in which no heat exchange happens, a closed system in which no heat exchange happens is isolated system. True or false? आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? नाइदर मैटर नॉर एनर्जी एक्सचेंज कैन टेक प्लेस इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ए क्लोज सिस्टम, तो क्लोज में तो मैटर एक्सचेंज होगा ही नहीं। अ क्लोज सिस्टम इन विच नो हीट एक्सचेंज हैपन इज आइसोलेटेड। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। कारण अरे हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, वर्क का तो एक्सचेंज हो सकता है, वर्क एनर्जी का तो एक्सचेंज हो सकता है ना। आइसोलेटेड का डेफिनेशन कहता है नाइदर मैटर नॉर एनर्जी, सो एनर्जी कैन बी हीट एज वेल एज वर्क। समझ में आ रहा है? दूसरा, an adiabatic container is isolated. True or false? True or false? False. एडियाबेटिक में हीट एक्सचेंज नहीं होता, लेकिन एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो गया या एडियाबेटिक कंप्रेशन हो गया तो वर्क का तो एक्सचेंज हो ही जाएगा। समझ में आ रहा है?
सबसे बढ़िया एग्जांपल आइसोलेटेड का यूनिवर्स। यूनिवर्स के बाद कुछ है ही नहीं। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ये दोनों स्टेटमेंट लिख लो जल्दी। अरे समझ में द नेट हीट एक्सचेंज, the net heat exchange, the net heat exchange is always equal to the net work done. The net heat exchange is always equal to the net work done in any cyclic process. In any cyclic process. Mechanical equivalent of heat कहता है कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में नेट हीट एक्सचेंज और नेट वर्क डन दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर। ऑब्वियस ही बात है, साइक्लिक अगर प्रोसेस है तो जितने स्टेट फंक्शन थे उनमें चेंज क्या होगा? जीरो। तो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन कहां से होगा? हीट एक्सचेंज की वजह से। हीट आया सिस्टम के अंदर तो वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम, या सिस्टम के ऊपर अगर वर्क हुआ तो हीट विल बी रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। एनर्जी कंजर्वेशन। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में नेट हीट का एक्सचेंज और नेट वर्क डन हमेशा सेम होता है। क्लियर? और उसी से हम लोग निकालते हैं 1 कैलोरी इज 4.18 जूल। 1 कैलोरी इज 4.2, मान लो 4.2 जूल्स है। इन एनी साइक्लिक प्रोसेस Q net is equal to W net। क्लियर? अगर हम प्लस लगा दिए यहां तो मेरे को यहां पर माइनस लगाना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन। अगर हीट का गेन हुआ है, अगर हीट का गेन हुआ ऐसे, चलो मैग्नीट्यूड के आगे लगा दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर हीट का नेट गेन हुआ है तो उतना ही वर्क डन हो जाएगा, या अगर हीट का रिजेक्शन हुआ है तो उतना वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है। समझ में आ रहा है? अगर कंप्रेस करेंगे तो हीट बाहर चला जाएगा, हीट अगर अंदर गया तो वो एक्सपैंड कर जाएगा। साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस में नेट हीट इज ऑलवेज इक्वल टू नेट वर्क डन। क्यू नेट को हम क्या लिख सकते हैं? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू। याद करो जरा साइक्लिक इंटीग्रल। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1। साइक्लिक इंटीग्रल डी क्यू। ये जीरो नहीं होगा क्योंकि Q इज अ पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन होता तो ये जरूर जीरो हो जाता। समझ में आ रहा? क्यू नेट क्या लिखे? इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू। ये भी जीरो नहीं है क्योंकि वर्क भी पाथ फंक्शन है। इस तरह लेके आ, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। या लिख सकते साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी ऑफ क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। इससे ये साबित हो रहा है कि क्यू प्लस डब्ल्यू एक स्टेट फंक्शन है, क्योंकि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी ऑफ फाई अगर जीरो है तो फाई डेफिनेटली स्टेट फंक्शन है। क्यू भले ही पाथ फंक्शन है, डब्ल्यू भले ही पाथ फंक्शन है, लेकिन उन दोनों का जोड़ जो है वो स्टेट फंक्शन होता है। क्यू प्लस डब्ल्यू इज अ स्टेट फंक्शन एंड दिस स्टेट फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय यू एंड इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। साइक्लिक इंटीग्रल डी ऑफ यू इज इक्वल टू जीरो।
क्लियर है? क्लियर है? या हम लिख सकते हैं डेल्टा यू इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू 0। कोई बात नहीं। अब वो जो है ना क्यू नेट इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू नेट, तो हम लिख सकते हैं क्यू नेट प्लस डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू 0, और 0 के बदले क्या बिठा सकते हैं? डेल्टा यू। 0 का ही तो वैल्यू था डेल्टा यू। तो ध्यान रहे, therefore Q plus W is always equal to delta U, and this is first law of thermodynamics. डेल्टा यू को क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी चेंज। देख, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ मतलब ऐसे समझना, मान ले ये सिस्टम के अंदर क्यू गया, एनर्जी कंजर्व करो, तो अगर सिस्टम के अंदर क्यू गया तो उस क्यू का इस्तेमाल दो तरीके से होगा। कुछ वर्क डन में चला जाएगा, और जो बाकी बच गया क्यू, वो इंटरनल एनर्जी का चेंज कर देगा। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज बेसिकली एन एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। अगले क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे।